वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने इसी वीडियो में बता दूंगी, ताकि अलग से वीडियो देखकर आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 33 पर चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है नन्हा फनकार। क्या नाम है बच्चों चैप्टर का? नन्हा फनकार। तो ये जो चैप्टर है एक ऐसे छोटे बच्चे के बारे में है जो कि पत्थरों पर आकृतियों को उकेरने का काम करता था। और ये जो बात है बादशाह अकबर के ज़माने की बात है कि बादशाह अकबर इस छोटे बच्चे को पत्थरों पर कलाकृतियाँ बनाते हुए देखकर किस तरीके से हैरान होते हैं और उस बच्चे से उस काम को सीखने की जिज्ञासा दिखाते हैं। तो अभी पढ़कर बताती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वे लड़का एक चौकोर यानी कि लाल पत्थर के पास बैठ गया। चौकोर यानी कि स्क्वायर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना यानी कि दुआ बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में लग गया। यानी कि प्रार्थना करने के बाद वो बच्चा छेनी हथौड़ा हाथ में लेकर पत्थरों पर नक्काशी करने लगा। छेनी हथौड़ी यानी कि पत्थर को तराशने के औजार हैं। बुदबुदाने का मतलब है धीरे धीरे से बोलना। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू की थी। उकेरना यानी कि लकड़ी या पत्थर पर नक्काशी करना। तो बच्चों, इस बच्चे ने कुछ दिन पहले ही पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियों को डिज़ाइन को बनाना शुरू किया था। इस लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़ी से घंटी पर नक्काशी करने के लिए जुट गया। क्या किया इस बच्चे ने कि जो आधी बनी घंटी थी, जिसकी आधी नक्काशी हुई थी पत्थर पर घंटी की, उसने छेनी की नोक उसके ऊपर टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से छेनी पर मारने लगा। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती। किरचे यानी कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर गिर जाते। छितरा जाना यानी कि बिखर जाता। और वह आंखें सुकेड़ लेता कि कहीं उसकी आंखों के अंदर कुछ गिर ना जाए। सुकेड़ने का मतलब होता है छोटा करना। साथ साथ धीमी आवाज़ में वे कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संग तराश का मतलब होता है पत्थरों को तराशने वाले अपने कामों में लगे हुए थे। जैसे वो अपना काम कर रहा था, दूसरे लोग भी उसके आसपास ऐसा ही काम कर रहे थे। इस बच्चे का नाम बच्चों केशव था और ये 10 साल का था और ये अभी अपना काम सीख रहा था। इसे अभी प्रॉपर काम नहीं आता था, मगर फिर भी ये बहुत अच्छा काम कर रहा था। पिता के एक बार करके दिखाने पर वे सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेरता था यानी कि बनाता था। अब तक उसे नक्काशी का जो भी काम आया था, उसने इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। यानी कि इस बच्चे के लिए अभी तक जितना भी नक्काशी का काम था, उसमें सबसे मुश्किल काम उसके लिए इन घंटियों को बनाना था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वे बहुत बारीक जालियाँ, महीन और नफीस यानी कि बच्चों श्रेष्ठ बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप, इठला कर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थरों पर बना पाएगा यानी कि उकेर पाएगा। केशव को ऐसी उम्मीद थी कि वो एक दिन इन सभी कामों को बहुत अच्छे से कर पाएगा, पत्थरों पर बना पाएगा, ठीक उसी तरह जिस तरह से उसके पिताजी बनाते हैं। आगे है, कई साल पहले जब ये बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था, तब इसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। यानी कि पहले वो गुजरात में रहते थे जब केशव पैदा नहीं हुआ था, तो तभी से ये लोग गुजरात से आगरा में आकर रहने लगे थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे। जिस वक्त इनके केशव के माता पिता आगरा में आकर रहने लगे थे, तो उस वक्त बादशाह अकबर आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम करने को मिल गया था। केशव का जन्म भी यानी कि केशव की पैदाइश भी आगरे में ही हुई थी। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला था। यानी कि वो पैदाइश से ही आगरा में ही रह रहा था और अपने पुश्तैनी गांव, जहां पर उसके माता पिता और ख़ानदान के लोग थे, वहां पर तो ये कभी गया ही नहीं था। आगरा की गलियां अब सीकरी
अब सीख रही, बस यही उसका घर था, यानी कि आगरा ही उसकी जहाँ पैदाइश थी। चारों ओर हो रही छेनी हथेड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी ना सुनाई पड़ी कि कोई चलकर आ रहा है। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वो चौंक गया, यानी कि हैरान हो गया। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता हुआ नज़र नहीं आ रहा? केशव ने उस आदमी से सवाल किया कि यकीनन ये जो घंटियाँ हैं वो मैंने ही बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता हुआ नज़र नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी यानी कि गुस्से से जवाब दिया, क्योंकि वो उस टाइम थोड़ा इरिटेट था या फिर काम कर कर थक गया होगा। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो। वे आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वे आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 के ऊपर। कद मंझेला यानी कि बीच का दरमियाना कद था। वे सफ़ेद अंगरखा और पजामा पहना हुआ था। अंगरखा बच्चों किसे कहते हैं? यानी कि वो वस्त्र जो कुर्ते की तरह सर से लेकर पैर तक होता है, फ्रॉक नमा सब पहना हुआ होता है, ढीला ढाला। तो वो आदमी अंगरखा और पजामा पहना हुआ था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़ी मोतियों की माला को देखकर देखा और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा कि ये तो कोई बहुत बड़ा आदमी लगता है। तीखी नाक यानी कि पतली नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें थीं। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व यानी कि उसकी पर्सनैलिटी का मुआयना ही कर रहा था। तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए केशव से पूछा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेज़ी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। एकदम से कोई तेज़ी से दौड़कर आया उस वक्त जब केशव और वो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे थे। ये और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उस आदमी ने कहा। फिर वो मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, पहरेदार बेवकूफ़ खड़ा है। हुजूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने? झुक कर सलाम कर इन्हें। दखल अंदाजी का मतलब है बाधा डालना। अब पहरेदार ने केशव को डांटा कि बेवकूफ़ तू बैठा हुआ है और बादशाह खड़े हुए हैं, इन्हें झुककर सलाम कर। अब केशव का माथा ठनका, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर उसके नीचे गिर गई और वो जल्दी में उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं, केशव ने मन में ऐसा सोचा। ये ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कतार नज़रों से अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की ये दखल अंदाजी भली यानी कि अच्छी नहीं लगी। उसने खींचकर पहरेदार को वहाँ सर जाने का इशारा किया। ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो, क्योंकि पहरेदार की दखल अंदाजी अकबर को अच्छी नहीं लग रही थी। उन्हें उस बच्चे को देखना और उससे बातें करना अच्छा लग रहा था। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस यानी कि दुविधा में था कि उसे अब क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतज़ार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था कि बादशाह उसके सामने खड़े हुए हैं। हाँ, पर अब वे डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। इसलिए केशव को बादशाह को देखकर डर नहीं लग रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज़ में उससे पूछा। केशव, उसने नपातुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी यानी कि पत्थरों पर बच्चों लाइट चली गई थी इसलिए सॉरी।
तो यहाँ पर कहा अकबर ने केशव से, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सर हिला दिया कि हाँ, मैं सिखाऊंगा। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का इंतज़ाम यानी कि प्रबंध करना होगा। केशव फुर्ती यानी कि तेज़ी से अपने पिता के पास भाग गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पाँव यानी कि जल्दी वापस आ गया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास ज़मीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह यानी कि शक भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा और कहा, हुजूर, क्या आप ये सब करेंगे? उसे हैरानी हो रही थी कि क्या एक बादशाह सच में ऐसा काम नीचे बैठकर कर सकता है। तो बादशाह बोले, क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख लूँगा तुमसे। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, केशव बोला, यानी कि सकपका गया, हैरान हो गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी को मदद की थी। क्या ये काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? बच्चों, जो अकबर जो थे वो तीसरे मुग़ल बादशाह थे, यानी कि बादशाहों की तीसरी नस्ल थी और इन्होंने हिंदुस्तान में 1556 से लेकर 1605 तक शासन किया था। याद रखोगे कि अकबर कौन थे? तीसरे मुग़ल बादशाह थे, तीसरे नंबर पर आते थे और इन्होंने 1556 से 1605 तक हिंदुस्तान में रहकर बादशाहत की थी। केशव अभी भी असमंजस यानी कि कंफ्यूज था कि वे अकबर के पास बैठे और उन्हें छेनी हथौड़ी पकड़ने का तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे ही केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा कि देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है, यानी कि इन्हीं लकीरों पर छेनी और हथौड़ी की मार से इन्हें आपको काटना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और ज़ोर से हथौड़े पर वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा घेरा हो गया। अरे नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को इतनी तेज़ नहीं मारना है, आहिस्ता से मारना है, उसने बादशाह से कहा। इस तरह से उसने कर दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखना, क्योंकि किरचें उड़कर आंखों में गिर सकती हैं, क्योंकि पत्थर जब टूटेगा तो उसकी बारीक बारीक किरचें आंखों में भी चले जाने का ख़तरा होता है। इसलिए उसने बादशाह से कहा कि अपनी आंखों को थोड़ा मीच कर रखना। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। और जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वे लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा ये व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। वो बच्चा था, वो इस बात को भूल गया था। एक अनाड़ी से वयस्क यानी कि जवान पर अपने काम की धाक जमाने में उसे बहुत मज़ा आ रहा था। वे बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर यानी कि बना रहे हैं छेनी और हथौड़े से। बादशाह से ज़रा सी भी चूक यानी कि गलती हो जाने पर, चूक कहते हैं गलती को, तो उसकी त्वरियाँ चढ़ जाती थी, वो थोड़ा गुस्से में हो जाता था। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सर हिलाकर अपनी असहमति यानी कि ना में जवाब देता था, सर हिलाकर। बच्चों, त्योरी चढ़ाने का मतलब है, मुहावरा है, क्रोध के कारण माथे पर बल पड़ना। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संग तराश उन्हें बड़े कौतूहल यानी कि बड़े जिज्ञासा के साथ देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूनों को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उसमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिज़ाइन और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार यानी कि बहुत बड़े कारीगर बनोगे। फनकार का मतलब होता है बच्चों कारीगर। कारखाना
कैसा कारखाना। यहाँ फिर लिखा था कि तुम एक दिन मेरे कारखाने में काम करोगे। तो बच्चा कहता है कि कारखाना, कैसा कारखाना। बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा में आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊँगा और इन कारखानों में मेरी सल्तनत यानी कि मेरे राज्य, सल्तनत यानी कि राज्य के सबसे बढ़िया फनकार यानी कि कारीगर और शिल्पकार मेरे कारखानों में काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचे यानी कि कालीनों को बुनने वाले कलाकार, संग तराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी यहाँ पर आकर काम करेंगे। शिल्पकार किसे कहते हैं बच्चों? कारीगर को ही कहते हैं। केशव का चेहरा खुशी से चमक उठा। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। चेहरा चमक उठना भी एक मुहावरा है जिसका मतलब है खूब प्रसन्न होना। तो बच्चों, अकबर ने इस बच्चे से क्या कहा कि जब तुम बहुत अच्छे फनकार बन जाओगे तो मैं तुम्हें अपने कारखाने में काम करने के लिए बुला लूँगा और तुम यही कारखाने में आकर मेरे पास आकर तुम काम करना। जिसे सुनकर जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, यानी कि प्रसन्न हो गया। अब अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया यानी कि शाबाशी दी और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो यानी कि अपना काम ऐसे ही करते रहो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता यानी कि शौक से पूछा। मैं ज़रूर आऊँगा केशव, बादशाह ने जवाब दिया। फिर तो पूरे दिन संग तराशों के बीच केशव की धूम मची रही, यानी कि सब केशव से बादशाह के बारे में पूछते रहे और उसकी धूम मची रही कि आज केशव ने बादशाह को संग तराशी सिखाई। वे बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर उसकी आंखों में खुशी के मारे नींद नहीं थी। वे धीरे धीरे अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध यानी कि मशहूर हो गए। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। केशव ने पिताजी से कहा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। पिता ने कुछ सोचकर केशव से पूछा, बाबा, एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी के अंदर ही ये शहर क्यों बनवाना चाहते हैं? केशव ने पूछा अपने पिताजी से कि बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक महल है, तो ये सीकरी में ही क्यों महल बनवाना चाहते हैं? तो पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। हाँ बेटे, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का एक ख़ास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान यानी कि कोई औलाद नहीं थी, तो वो इस वजह से हर वक्त परेशान रहते थे। वो बहुत से साधु संतों और फ़कीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी में आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन संतानें होंगी। समझ में आया कि जब बादशाह की कोई औलाद नहीं थी तो बादशाह भटकते भटकते ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए थे और ख्वाजा सलीम चिश्ती ने ही उन्हें बताया था कि उनके एक नहीं बल्कि तीन संतानें यानी कि औलादें होंगी, शहज़ादा सलीम, मुराद और दानियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तो तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फ़ैसला किया था, तो इसी वजह से वो सीकरी के अंदर ये महल बनवा रहे हैं। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है, क्योंकि सलीम चिश्ती के सम्मान में उन्होंने ये शहर बसाया है। पिताजी बोले, हाँ, इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थर को तराश रहे हैं। केशव ऊनींदी आवाज़ में नींद में होकर बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा उनसे सवाल जवाब करके अब सो गया है। अब हैं बच्चों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। अब हैं बच्चों टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। केशव की
घंटियाँ। माशाअल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। बादशाह अकबर ने ये बात किस लिए कही होगी? आपको इनमें से जो सही बात है उस पर टिक लगाना है कि ये बात उन्होंने किस लिए कही होगी। केशव की काम की तारीफ में, ये जानने के लिए कि घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, केशव से बातचीत शुरू करने के लिए, घंटियाँ किसने बनाई हैं ये जानने के लिए, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। तो बच्चों, ये बात उन्होंने इसलिए कही थी कि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का छोटा बच्चा पत्थर की इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो। अब अगला प्रश्न है कि केशव पत्थर पर घंटियाँ तथा कड़ियाँ तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई ख़ास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो? संभव हो तो उसकी तस्वीर भी चिपकाओ। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि कॉपी में तस्वीरें चिपकानी है हिस्टोरिकल प्लेसेस की जिसमें नक्काशी का काम किया गया हो, जैसे कि ताजमहल, आगरा, कुतुब मीनार वगैरह, और घंटी का चित्र भी बनाने के लिए कहा गया है। अब है आना जाना। केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहाँ आकर बस गए हो। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण होते हैं जब कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह आकर बसता है। तो बच्चों, इसका आंसर होगा कि लोग, रोजगार, नौकरी, व्यापार, ट्रांसफ़र, अधिक सुविधाएं आदि के लिए एक जगह से दूसरी जगह आकर बस जाते हैं। आगे है कहानी से प्रश्न 3, अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी क्यों अच्छी नहीं लगी? तो आंसर लिखोगे कि अकबर एक नेक दिल राजा थे। वे समय समय पर बातचीत करने के लिए लोगों से मिलते रहते थे। पहरेदार के आने से केशव और बादशाह अकबर की बातचीत में बाधा आ गई थी, इसलिए पहरेदार की दखल अंदाजी अकबर को पसंद नहीं आई। अगला प्रश्न है, लगता है कि कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? तो आंसर लिखोगे कि यहाँ बड़े आदमी से केशव का मतलब अमीर और प्रतिष्ठित यानी कि मशहूर आदमी से है। अब है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है कि खरगोश की सी कातर आंखें, पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे कि हिरन जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण आपको बताने हैं, जैसे हम लिख सकते हैं शेर जैसी दहाड़, कोयल जैसी आवाज़, हाथी जैसी चाल, हिरन जैसी चालाकी, लोमड़ी जैसी चालाकी। अब है प्रश्न 6। अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह यानी कि शक भरी नज़रों से क्यों देखा? तो उत्तर 6 होगा कि केशव ने बादशाह अकबर को संदेह भरी नज़रों से इसलिए देखा क्योंकि उन्हें कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी, काम करने की आवश्यकता नहीं थी। अब उन्होंने पत्थर तराशने की इच्छा रखी थी। केशव को बड़ी हैरानी हो रही थी। अगला प्रश्न है कि केशव 10 साल का है, क्या इसकी उम्र में बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो यहाँ पर लिखोगे कि इस उम्र में बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि ये उम्र पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की होती है। अगला प्रश्न है 8। केशव बार बार सबको सुनाता, केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। तो क्या कहता होगा केशव बादशाह के बारे में सबको कि आज बादशाह अकबर मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ की, उन्होंने मुझसे नक्काशी का काम सीखने को कहा। आगे है बच्चों शब्दों की निराली दुनिया। नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो, बढ़ई, मिस्त्री इत्यादि।
इसमें औज़ारों का इस्तेमाल होता है। इनके ख़ास औज़ारों के नाम लिखने हैं आपको। तो यहाँ से मैंने चुना बढ़ईगिरी के काम के औज़ार को। तो बढ़ईगिरी के काम के कौन कौन से औज़ार होते हैं? हथौड़ी कील ठोकने के लिए, जमर कील उखाड़ने के लिए, बर्मा छेद करने के लिए, रंदा लकड़ी की घिसाई करने के लिए। आगे है छेनी, हथौड़ा, तराशना, किरचे। ये सब पत्थर के काम से जुड़े शब्द हैं। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़ी शब्दावली इकट्ठी करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो, जैसे कि आरी, रंदा, बुरादा, पिलाई, सूत, फेविकोल, धागा वगैरह। आगे है बच्चों, हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीज़ों और काम के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द भी इस्तेमाल होते हों, तो आप उनको लिख सकते हो। आगे है कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञाओं से आपको क्रिया बनानी है, जैसे कि चुनाव है संज्ञा और क्रिया होगी चुनना, पड़ाव का पढ़ना, बहाव का बहना, लगाव का लगना। बच्चों क्रिया में एंड में ना आता है और इनके वाक्य भी बनाने हैं आपको, जैसे कि आज कक्षा मॉनिटर का चुनाव है, आज यही पड़ाव डाल लेते हैं, गंगा का बहाव बहुत तेज़ है, राधा को माला से बहुत लगाव है। अगला प्रश्न है, लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। तो नीचे जो शब्द हैं उनमें आपको वाक्य बना के अंतर बताना है, जैसे कि फुसफुसाना यानी कि धीरे धीरे किसी से बोलना। तो राधा ने लीला के कान में कुछ फुसफुसाया। बड़बड़ाना किसी बात को बार बार दोहराना, वो बहुत ही बड़बड़ाता है। अगला है भुनभुनाना, तो गुस्से से धीरे बोलना। भुनभुनाना अच्छी बात नहीं है। वाक्य भी बनाने हैं बच्चों आपको। अब है आगे, बेवकूफ़ खड़ा हो, हजूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने, झुककर इन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव से ये इसलिए कहा होगा क्योंकि बादशाह के सामने बैठे रहना उनका अपमान करने जैसा है। पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला, इसलिए वो घबरा गया था। बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा, तो उसने ये बात इस वजह से की थी कि वो अपनी वफादारी बादशाह को दिखाना चाहता था। तो आप इस पर टिक लगा देंगे। प्लीज़ बच्चों चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना।